डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो देखो पहले क्या था, लोगों को लग रहा था कि लाइट एक वेव है, मीन्स वो बस एक एनर्जी कैरियर, वो एक वेव है। पर बाद में लोगों को लगा कि नहीं, लाइट एक पार्टिकल भी है। फिर बाद में लोगों ने ये सोचा कि नहीं, लाइट दोनों का कैरेक्टर दिखाता है, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये बातें प्रूव होती है। तो हम लोग इसमें ये नाम लिख लेते हैं कि किस एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव होता है कि पार्टिकल है, किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि वेव है। हाँ, पर उसके अंदर जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो आपका वेव का होता है, पर उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। पार्टिकल कैरेक्टर उसका मेनली जो आपका एक्सप्लेन हुआ वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा, जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा है, मीन्स जब देखो 2 लाइट आई तो हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जब देखिए 10 लाइट आया तो हमने देखा 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, और जितने फोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे मोमेंटम का ट्रांसफर होना वो पार्टिकल में होता है, ऐसा वेव में नहीं होता है। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, तो हमने बोला कि लाइट के अंदर भी कैसा कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर। तो लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर किसने प्रूव किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब मैं 1-2 नाम लिख देता हूँ, अभी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो देखो इसमें है क्या कि लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है, ये एक्चुअल में 2 चीजों से पता चलता है। पहला है, फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे पता चलता है कि उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है। और दूसरा आपके पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो होता यह है कि हमने जब किसी बॉडी को हीट किया तो उसने जो वेव, जैसे आपको बोला जब आप बॉडी को गर्म करोगे तो रेडिएशंस को इमिट करता है। वो रेडिएशंस उसने जो इमिट किए वो रैंडम इमिट किए, तो इसलिए हमने उसको बोला कि तो पार्टिकल जैसा कुछ कर रहा है, तो इसलिए उसको बोला कि इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है। आप नाम याद रखना, ऐसा पूछा जाता है कई बार कि किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि वो पार्टिकल है कि वेव है। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूफ किया कि लाइट के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर है, और इसके अंदर जो वेव कैरेक्टर है ये एक्चुअली में प्रूफ होता है 2 टर्म से। अभी आपको नहीं पता होगा, क्लास 9th में या फिर 10th में, वैसे 9th में आप लोगों को फिजिक्स में लाइट एक चैप्टर भी पढ़ाया गया होगा जिसमें मिरर के बारे में, लेंस के बारे में बताया गया होगा। आगे चल के आप लोगों को क्लास 12th में फिर से ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ऑप्टिक्स करके होता है, जहाँ पे आपको लाइट के बारे में समझाया जाएगा, जहाँ पे 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो वहाँ पे हम लोग लाइट को पहले रे ऑप्टिक्स में क्या होगा, लाइट को एज अ पार्टिकल, फिर सेकंड आपको लाइट ऐसा वेव हम लोग समझ के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में से लाइट जो वेव के फॉर्म में जो प्रूफ किया जाता है, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट है। वन इज इंटरफेरेंस, काफी लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पता भी होता है, वन इज इंटरफेरेंस, एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो है ये वेव कैरेक्टर है। तो ये दोनों कैरेक्टर लाइट के अंदर होते हैं। हमने कहा कि लाइट के अंदर कैसा होता है, डुअल कैरेक्टर। तो मीन्स पहले लाइट को देखो समझा जा रहा था कैसा, वेव, बाद में लाइट को समझा गया पार्टिकल, फिर बाद में ये जनरलाइज किया गया कि लाइट के अंदर भाई दोनों कैरेक्टर है, वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। मीन्स साइंस धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, तो धीरे धीरे हम लोगों को नए नए चेंजेस मिल रहे थे। अब चलो इतना चेंज आ गया। अभी तक क्या था कि एक लाइट एक वेव थी, फिर पता चला पार्टिकल है, फिर हमने बोला वेव है, मतलब हमने बोला दोनों है। अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि यार जो वेव था वो पार्टिकल भी हो गया। तो उन्होंने सोचा अब जो पार्टिकल है वो भी तो वेव हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया। तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा, साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि इसका इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, ऐसा इन्होंने एज्यूम किया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, देखो हाइपोथेटिकल प्लस थेसिस। अरे थेसिस पता होगा ना, जो भी आपका रिसर्च होता है, जो रिपोर्ट जमा करते हैं उसको बोलते हैं थेसिस। तो हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी थेसिस से मीन्स इसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि यार जब
वे मतलब जो लाइट है वो डुअल हो गया, पहले वेव समझ रहे थे पार्टिकल हो गया डुअल हो गया, तो अब ऐसा करते जो पार्टिकल है उसको भी डुअल कर देते। उन्होंने बोला अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर भी डुअल कैरेक्टर है। उन्होंने बोला कि एक मूविंग पार्टिकल के अंदर डुअल कैरेक्टर, देखो मूविंग पार्टिकल होना जरूरी है। वेव का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो मूव करता रहता है। तो अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर नहीं होगा। उन्होंने बोला अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो वेव को भी जनरेट करती है। उस वेव का उन्होंने नाम भी दिया मैटर वेव। तो मीन्स एक मूवी बॉडी मतलब मूवी बॉडी के अंदर क्या होता है डुअल कैरेक्टर। इन्होंने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टर। एवरी मूविंग पार्टिकल है वेव कैरेक्टर, हर मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव कैरेक्टर है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे पार्टिकल के अंदर बोलेंगे डुअल कैरेक्टर। अब हम लोग क्या आएंगे, सो एवरी मूविंग बॉडी हैव डुअल कैरेक्टर। सो एवरी मूविंग बॉडी हैव डुअल कैरेक्टर। डुअल का मतलब कि उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर है। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि सबके अंदर मतलब सबके अंदर क्या है डुअल कैरेक्टर, वेव भी है पार्टिकल भी है। और इन्होंने इसको लेके एक फॉर्मूला भी दिया। देखो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू mc स्क्वायर होता है और इक्वल टू होता है sc बाई लेमडा। इन्होंने बोला दोनों के इक्वल करो, तो चलो कर देते हैं। mc स्क्वायर इक्वल टू sc बाई लेमडा, इसी से c कट गया तो लेमडा इक्वल टू क्या आया h अपॉन mc। तो ये फॉर्मूला तो लाइट के लिए होता है। तो देखो अब कोई पार्टिकल जो होता है उसकी स्पीड तो c से कम होती है। तो उन्होंने बोला फॉर पार्टिकल अदर देन लाइट। तो देखो c तो लाइट का स्पीड होता है, वो होता है 3 × 10⁸ वो तो पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। पर बाकी कोई पार्टिकल की स्पीड उन्होंने बोला कि वो c की जगह हम लोग क्या लिखेंगे v। तो उन्होंने बोला कि जो लेमडा होगा वो होगा h अपॉन mv या फिर लेमडा इक्वल टू होता है h बाई p। तो ये क्या बोला, ये आपके पास बोला ये वेव है जो किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है जब वो मूव करता है। तो लेमडा पहले समझते क्या है, तो ये चीज को बहुत ध्यान से लिखना है। तो क्या होता है लेमडा आपके पास होता है तो देखो लेमडा क्या है एक्चुअल में, लेमडा आपके पास है वेव। लेमडा क्या है, वेव एसोसिएटेड विथ, एक्चुअल लेमडा तो है वेवलेंथ, लेमडा तो वेवलेंथ है। पर आप देखो लिखने को तो लिख लो लेमडा, चलो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। पर ये एक्चुअल में है किसके लिए डिफाइंड, तो ये है वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। तो ये क्या, वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। अब अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या आपको ये दिखाए मतलब एक के बल्कि चलो दो कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे नीचे मास का टर्म है। अब देखो नीचे है, अगर मास कम होगा तो लेमडा ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा, जो बड़े बॉडी होते, बड़े का मतलब होता है मैक्रो, तो बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो जितने भी लार्ज बॉडी, लार्ज मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो हम देख सकते हैं आंखों से, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। तो ऐसी बॉडी जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं उनका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उनका मास ज्यादा होगा तो उसका लेमडा बहुत छोटा आता है। तो लेमडा छोटा आता है मीन्स उनके अंदर जो वेव कैरेक्टर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स आपको फील ही नहीं होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल होता है। पर हमने क्या देखा, जिनका मास कम होता है, जो माइक्रो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है। तो हमने क्या देखा, जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी होते हैं जिनका मास कम होता है उनके अंदर वेव कैरेक्टर अच्छा खासा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब के अंदर। तो हमने क्या देखा कि फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो हमारी आंखों से दिखता है, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी वेव कैरेक्टर इज नॉट सिग्निफिकेंट।
वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, या समझ लो कि नेग्लिजिबल, मीन्स आपको ना दिखेगा ना फील होगा। और पर क्या बोला कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी उसके लिए काफी सिग्निफिकेंट होता है। बट माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, बट जैसे वायरस बैक्टीरिया नहीं दिखते तो उसको कहते हैं, बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जो हमारे आंखों से नहीं दिखेगा उसके लिए। बट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी वेव कैरेक्टर इज सिग्निफिकेंट। वेव कैरेक्टर क्या है? सिग्निफिकेंट। एक बात को ध्यान रखना है, ये मूविंग बॉडी के लिए है, तो उसके अंदर v कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर v 0 हो गया तो ये लेमडा अनडिफाइंड होगा, तो वो वेव तभी जनरेट होगा जब बॉडी मूविंग होगी। तो ये बात ध्यान रखना, ये मूविंग बॉडी के लिए है, ये उसके लिए नहीं होगा अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट है। तो मूविंग बॉडी के अंदर क्या होता है? वेव कैरेक्टर होता है, और ये वेव की जो वैल्यू होती है तो वो आपके पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है जब बॉडी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। तो हम लोग एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं मैच, क्रिकेट मैच पे। मुझे क्रिकेट मैच काफी पसंद है। क्रिकेट पे करते हैं, एक बॉल लेते हैं। जो क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका मास करीब करीब 200 ग्राम के आसपास होता है। मान लेते हैं एक फास्ट, एकदम फास्ट बॉलर है, तो मान लेते बहुत तेज फेंकता है, तो उस पे कर लेते हैं। तो मान लेते हैं क्रिकेट बॉल है, उसका मास मान लेते हैं 200 ग्राम है, और एक बॉलर ने उसको फेंका है, स्पीड उसकी जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आज तक वैसे इतना कोई फेंका नहीं, आज तक तो 160 के ऊपर किसी ने नहीं फेंका, पर मान लेते हैं चलो एक बॉलर ने उसको 180 का स्पीड में फेंक दिया। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? ये फाइंड करना वेव लेंथ, फाइंड वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ बॉल, मतलब क्रिकेट बॉल मान लेते वो। तो चलो अब इसका लेमडा निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो लेमडा का फॉर्मूला होता है h/mv। ये ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है, लेमडा तो मीटर में आने वाला है। ऐसा यूनिट ध्यान रखना है, मास का केजी होता है, लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा यूनिट मास का क्या लेना है? केजी। तो 200 ग्राम है, तो केजी में क्या होगा? 0.2 केजी हो जाएगा। और स्पीड, तो स्पीड देखो 180 है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा मीटर और सेकंड होता है ऐसे यूनिट, तो सबको पता होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते 18 कट जाएगा, तो ये आएगा 50 मीटर पर सेकंड। अरे कन्वर्जन सबको पता होगा, ये ऐसा करते हैं 5/18। तो वैल्यू रखते हैं, क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और देखो मास 0.2 और ये 50, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो ये आया 6.626 इंटू 10⁻⁻35, मीन्स नेग्लिजिबल, मतलब बहुत छोटा वैल्यू, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, तो नेग्लिजिबल है। ठीक है। ये अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे भी कर लेते हैं। तो एक्चुअल में देखो समझो क्या हुआ कि आपका डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा। तो देखो ऐसा है कि न्यूक्लियस है, उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे अभी तक तो ये चल रहा है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर होना चाहिए। अरे यही तो बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रॉगली और बोर को मिला के क्वेश्चन करते हैं। दोनों मिल भी तो जाएगा, दोनों को मिला के एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं फाइंड द वेवलेंथ of wave associated with electron if electron is present in second orbit of Li plus 2 ion. If electron is present in सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 आयन, अगर Li plus 2 आयन का सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो घूम रहा होगा,
तो उसमें बताना उतना, उसमें कितना वेवलेंथ है, मतलब वेव जो है उसका वेवलेंथ कितना ही आपको बताना है, ठीक है, करना है। तो देखो सबसे पहले v वेलोसिटी फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला 2.18 10⁻⁶ Z/n, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये होगा 2.18 10⁻⁶ और z का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आ गया। अब देखो मास, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है 9.1 10⁻31 kg। तो ये सबको याद ही रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास, ठीक है, मास आ गया, स्पीड पता है। अब निकाल लेते हैं इसका क्या, वही लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला h/mv 6.626 × 10⁻34, m का वैल्यू 9.1 × 10⁻31, ठीक है, m आ गया। और v ये देखो v को नीचे रखो 2 पर चला जाएगा, तो ये है आपके पास 2.18 × 3 और ये इंटू क्या होगा, ये 3 है और ये इंटू क्या होगा 10⁻6 और देखो 2 इसका जो ऊपर चला गया, ठीक है, ये आपके पास है। इसको कैलकुलेट करने ना लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये होगा वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो अभी हमने क्या किया, बोर मॉडल को क्या डी ब्राउन से रिलेट कर दी। अब समझो मैं जो बताने जा रहा हूँ, देखो पहली बात तो ये मैटर वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। देखो डिफरेंस मैं बता देता हूँ, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। किसी भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट हो, सीटी हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद ही बता देता, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लिख लो। हाँ, बोर्ड में आ सकता है आप लोगों का, क्लास 11th में अगर आपको एग्जाम देने वाला हो तो उसमें आ सकता है, अदरवाइज एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैटर वेव समझते क्या है, देखो ये एक पार्टिकल घूम रहा है, तो जब घूमेगा तो ये वेव बनाता है, वो वेव है मैटर वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे वही जो लाइट होता है वो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को पता होगा, जैसे लाइट और साउंड में डिफरेंस पता होगा कि लाइट जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, सबको पता होगा, और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। मीन्स अगर हम मून में जाके किसी को अगर कुछ बोलोगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, मतलब साउंड जो होता है वो पता होगा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो वही सेम डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखना है, तो आप डिफरेंस लिखना चाहो लिख लो। तो देखो है क्या, और आपको पता होगा ना साउंड का स्पीड क्या होता है, मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। साउंड का स्पीड एयर में अलग होता है, सॉलिड बॉडी में अलग होता है, मतलब सॉलिड में अलग होता है। तो वैसे कुछ इसमें भी है। तो क्या होता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है। और मैटर वेव को समझना साउंड के जैसे, और मैटर वेव को ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की, वो बिना मीडियम को ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। ये लाइट का स्पीड हमेशा फिक्स है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैटर वेव का स्पीड फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें एसोसिएटेड होते हैं, विथ वही, जब वो मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्या अफेक्ट होते हैं, इवन एक बार ये जेई में पूछा हुआ है, मतलब कई ऑप्शंस लिखे हुए थे, ये 1 और मोर करेक्ट क्वेश्चन थे जेई एडवांस को, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो ये कि क्या लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। देखो अफेक्ट होने का मतलब, जैसे इस रूम में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसे लाइट पास करेंगे तो क्या लाइट अफेक्टेड होगा, तो उसका आंसर एक्चुअल में नो है। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होता, भले उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता। हाँ, ग्रेविटी से अफेक्ट होता है, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता है। और मैटर वेव क्या होता है, मैटर वेव होता है वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मैटर। तो मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है वही होता है मैटर वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं दो कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। आप समझ लो हाइड्रोजन को समझते हैं। तो देखो दो चीजें हैं इनमें, क्या है, जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भी। जब वो घूमता है
तो वो एक वेव को रिलीज करता है, एक वेव को जनरेट करता है, वो वेव है मैटर वेव। न्यूक्लियस से डी ब्रॉगली ने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल घूमेगा तो उसके अंदर जो वेव होगी वो मैटर वेव है। तो जब न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके अंदर जो वेव है वो मैटर वेव है। तो समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये क्या होगा, एक वेव रिलीज करता है, वो मैटर वेव है। पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाता है, हमने जैसे स्पेक्ट्रम में किया था कि जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा और जब लाइट को रिलीज करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा। तो जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो जो वेवलेंथ वो जो एब्जॉर्ब करता है वो लाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में दो वेव, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो ऐसा है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेव जनरेट कर रहा है, वो वेव है मैटर वेव। पर जब वो नीचे से ऊपर जाता है, जब ऊपर से नीचे आता है, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो जिसको रिलीज करता है, मतलब जब वो ऊपर से नीचे आएगा, जैसे नीचे से ऊपर चला गया और जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो रिलीज करता है वो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। मीन्स जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो मैटर वेव को रिलीज करता है और जब वो अपने ऑर्बिट से ऊपर जाता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जब ऊपर से नीचे आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को रिलीज करता है, लाइट को। तो लाइट को कब रिलीज करेगा, जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा। मीन्स जब वो ऑर्बिट चेंज करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। पर जब अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है तो वो क्या रिलीज करता है, मैटर वेव। इसमें डिफरेंस चीजों को, मतलब ये डिफरेंस आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो मैटर वेव, जब नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट। ठीक है ये। अब हम लोग बोर को और डी ब्रॉगली को थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। तो देखो ऐसा है कि बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में होता है। याद करो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π के मल्टीपल में होता है। ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो वेव जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे मैटर वेव। तो इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा जहां पे जो नंबर ऑफ वेव जो होंगे वो इंटीग्रल होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी घूमे। तो ये डी ब्रॉगली ने बोला। तो हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दैट circular path, electron revolve only in that circular path in which number of wave formed by electron is integral का मतलब 1 2 3 ऐसा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दैट सर्कुलर पाथ इन विच नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल। तो जहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेव जो फॉर्म करता है वो क्या होता है, इंटीग्रल। मींस इंटीग्रल में ही फॉर्म करता है। ठीक है। अब समझते हैं इसको। मान लो न्यूक्लियस है, ऐसे पहले समझ लो। मान लेते ये एक ऑर्बिट है, अभी हमको नहीं पता, तो मान लेते यहाँ पे चलो एक, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। चलो यहाँ पे स्पेस है, ड्रॉ कर लेते हैं। न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन देखो घूम रहा है तो वेव बनाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव बना रहा है। देखो एक वेव, दो वेव, तीन और चार, चलो चार वेव। तो देखो क्या है, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव। तो कितने वेव बना रहा है, चार वेव। तो ये कौन सा ऑर्बिट नंबर है, 4। जितने वेव उतना, मीन्स वो वही, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 वेव हो जाए या 3.5 वेव हो जाए। वेव हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल इन विच नंबर ऑफ वेव फॉर्म है इंटीग्रल। और उसने ये बोला कि अगर एक वेव बनाएगा तो पहला ऑर्बिट है, दो वेव बनाएगा दूसरा ऑर्बिट है, ऐसा बोला। अगर तीन वेव बनाएगा तीसरा ऑर्बिट। तो उसने ऐसा बोला कि नंबर ऑफ वेव, मतलब वेव फॉर्म, उसने क्या बोला, नंबर ऑफ वेव फॉर्म। ये किसके इक्वल बोला, ये बोला ऑर्बिट नंबर को।
अगर 3 वेव बनाता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो देखो क्या होता है 2 पाई आर, और सर्किल में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, और वेव का जो लेंथ होता है, वेव का लेंथ, लेमडा मेजर होता है वेव लेंथ, अरे लेमडा मेजर होता है वेव लेंथ। तो अगर मान लेते हैं कि मतलब फिफ्थ वेव मतलब 5वां ऑर्बिट है, तो कितने वेव बनाएगा 5, तो हम लोग लिखते हैं एन लेमडा। देखो एन मान लो सेकेंड ऑर्बिट में, तो एन का वैल्यू बदलेगा उसके हिसाब से रेडियस, अरे आर रेडियस बदलेगा, एन का वैल्यू बदलेगा 4 तो उसके हिसाब से रेडियस बदलेगा, तो जितने वेव वैसे रेडियस। तो हमने लिखा 2 पाई आर इक्वल एन लेमडा, आर की वैल्यू भी चेंज होगी उसके हिसाब से भी बदलेगा, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, एन और लेमडा क्या होता है एच अपॉन एम वी, अरे यही तो बोला डी ब्रॉगली ने, इसको लेकर 2 पाई आर, तो हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, ये लिख देते हैं एम वी आर इक्वल टू एन टाइम एच अपॉन 2 पाई। तो देखो ये वही आ रहा है जो बोर ने एज्यूम किया था, मतलब बोर का मॉडल का अजम्पशन और डी ब्रॉगली एक ही है, में दोनों एक ही है वो। तो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा, और इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये वहां घूमेगा जहां पे नंबर ऑफ वेव फॉर्म क्या होगा इंटीग्रल। तो दोनों से हमने देखा कि एक ही चीज आ रहा है, तो समझ में आया ये। तो ये दोनों में रिलेशन हो गया किसके बीच में, बोर मॉडल के बीच में, और किसके बीच में आपके पास, और डी ब्रॉगली के बीच में, ठीक है। ये अब हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, वेव जो एसोसिएटेड है उसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, अदरवाइज हमें कई बार कैलकुलेशन बहुत करना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नीचे लिखते हैं भाई आपके पास वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल, में चार्ज पार्टिकल के साथ जो वेव बनता है उसका वेवलेंथ कितना होता है। तो देखो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इक्वल टू होता है विथ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस मींस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है Q इनटू V, अरे कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, V लिख लेते V। अब देखो एक ऐसा करते हैं हम लोग, एक इसमें एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, 2 प्लेट लगाते हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चलो V ले लेते हैं कैपिटल V, ठीक है। 2 प्लेट को लगाया हमने, इसके बीच में एक क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया हमने, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को ले जाके प्लेस कर दिया। पार्टिकल को ये मान के चलना है कि पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे पार्टिकल पॉजिटिव है तो सामने वाला प्लेट नेगेटिव है, जिससे भागा दौड़ा है चला इधर, अगर ये नेगेटिव तो सामने वाला पॉजिटिव। तो मीन्स हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल इज accelerated through a potential difference of V from rest। पहले रेस्ट पे ला के रखा और उसको हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो जब एक्सेलरेट करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आएगी, एनर्जी किस फॉर्म में होगी, अरे एक मूविंग बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबको पता ही है, तो सबको पता होगा एनर्जी, ये तो सभी को पता होता है, एनर्जी इन मूविंग बॉडी, तो वो क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। और एनर्जी क्या है, वही जो उसने गेन किया, तो देखो क्या होगा, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं V। देखो एक बॉडी रेस्ट पे था, जो मूव करने लगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी गेन होगा वो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो गेन करेगा वो किसके फॉर्म में गेन करेगा, वो गेन करेगा भाई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हमने लिख लिया ये, ठीक है। तो एनर्जी जो गेन करे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन करेगा, और एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ये होगा mv² इक्वल टू 2qv
यह होता है एम वी स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास, एम को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो 2m क्यू इंटू वी, या फिर m इंटू वी। देखो ये वी स्पीड है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्मॉल वी कैपिटल वी, तो ये क्या है आपके पास, ये 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो होता क्या है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन एम वी। हमको यही निकालना था कि वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल। तो लेमडा इक्वल टू क्या, h अपॉन एम वी, तो इसको यहाँ रख देते तो क्या होगा, देखो h और नीचे एम वी की जगह 2m क्यू इंटू वी। तो ये लेमडा का क्या होता है फॉर्मूला। तो ये होता है आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो उसका फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। पर हम लोग स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए इसको सॉल्व करते हैं, पर अदरवाइज फॉर्मूला किसी पे अप्लाई तो किसी पे भी हो सकता है। तो हम लोग ये स्पेशली किसके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी आप किसी पे भी इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो होता क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे ही ज्यादा आता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है भाई कितना होता है, 9.1 10 टू द पावर -31, और चार्ज पता है हमें, चार्ज पहले से पता है, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि -50 होगा रूट के अंदर, बाहर निकलेगा -25। आप जब सॉल्व कर लो, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लेमडा और 2 की वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करोगे तो ये आता है √150/2। पर ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में मीटर में रहता है, तो पावर को हमने चेंज किया है, और ये आंसर ध्यान रखना है एंगस्ट्रॉम में, ये मीटर में नहीं है। अगर मीटर में लेना है तो माइनस कर देना। ये लेमडा इक्वल टू क्या होता है, अगर आप √150 को घटाना चाहो तो ये होता है 12.26 और √v। v क्या है, v आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, v लिख लो, v है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इसमें देखो मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप इसमें ध्यान ना दो। अगर मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, चलो कि दो प्लेट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस v का है, ठीक है, और पूछे कि कि हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को भी मान लेते यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रख के एक्सेलरेट कराया, और यहाँ पे प्रोटॉन को भी रख के एक्सेलरेट कराया, और आपसे पूछे कि चलो बताओ दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ लोग बहुत दिमाग लगाने लगते हैं, और देखो ऐसे केस में दोनों का रेशियो 1 है। आप समझो पहले, तो आपके मन में देखो सबसे पहले तो यही आएगा कि अरे सर प्रोटॉन का मास तो ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। पर आपने तो मास देखा, स्पीड कौन देखेगा, स्पीड वो कौन देखेगा, फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम है तो कोई अगर हल्का पार्टिकल होगा तो फास्ट मूव करेगा, फास्ट, हल्का है तो तुरंत स्पीड पकड़ लेगा, हल्का है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, और कोई अगर भारी पार्टिकल है तो धीरे धीरे मूव करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, कम। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका क्या स्पीड कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड वही आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अगर स्पीड आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास कम, उसका स्पीड ज्यादा है। अब आपके मन में आएगा सर इसको 1 कैसे बोल दिया, अरे 1 ऐसे बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अगर v का है तो ऐसे केस में जो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा थोड़ी देर पहले लिखा, काइनेटिक एनर्जी हमने इसमें बोला था चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बोला था ना, यही तो बोला था चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, अरे प्लस माइनस में मत जाओ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव वाला पार्टिकल जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव वाला जाएगा, तो दोनों के लिए सेम है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है,
पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम। याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सेम होगा। तो ये चीज याद रखना है। मीन्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम when they accelerated through same potential difference। ठीक है, अब चलो इनका वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है। वो काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो दोनों सेम। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों को हमने क्या सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं और ये होगा हाफ एम प्रोटॉन के लिए, और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो होगा कि अगर आप करोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो ये देखो मैंने एक्चुअली इधर ले आया मैं, और इधर ले लेते रूट मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास पता ही होता है, अरे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी में। तो प्रोटॉन का मास पता होता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, रख के सॉल्व कर लेना, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वेलोसिटी मतलब प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी में, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -31 केजी में। दोनों का मास रखना, सॉल्व करना, आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं।